नमस्कार। अभी हम लोग पटना मुजफ्फरपुर हाईवे पर हैं और हम वैशाली जा रहे हैं। वैशाली जिसे कहा जाता है दुनिया में पहला गणतंत्र। और कमाल की बात यह है कि मुजफ्फरपुर में सालों रहने के बाद हमने कभी वैशाली को इस रूप में नहीं लिया। आमतौर पर बिहारियों ने टूरिज्म के लिहाज से ना वैशाली को कभी लिया और ना ही यहाँ के राजगीर को लिया, नालंदा को लिया। पहली बार ऐसा मेरे दिमाग में भी आया कि बिहार को टूरिज्म के हिसाब से लिया जाए, तो मुझे लगा कि टूरिज्म के लिहाज से बिहार जितना बेहतर है, नालंदा, राजगीर और गया, बोधगया घूमने के बाद अब हम वैशाली की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे वैशाली के क्या मायने हैं, दुनिया के लोकतंत्र, दुनिया के गणतंत्र के लिए वैशाली के क्या मायने हैं और भारत ने अपने इस वैशाली को कितना उपेक्षित रखा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरपुर पटना हाईवे पर लगभग 10-12 किलोमीटर चलने के बाद, मुजफ्फरपुर शहर छोड़ने के बाद हमें ये सर्विस लेन टाइप रास्ता मिला है जो वैशाली की तरफ जा रहा है। वैशाली दरअसल राजा विशाल का गढ़ था महाभारत काल में, और ये रास्ता है जो हम उस गांव की तरफ जा रहे हैं। मतलब हमें हाईवे छोड़ना पड़ा और यहाँ से जिस कट से जहाँ से हमें हाईवे छोड़ना पड़ा वहाँ से हमें 25-26 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर बताया गया, तो हम वैशाली किला की तरफ जा रहे हैं। उस लोकतंत्र और उस गणतंत्र की जननी को देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हम इस गोल चक्कर से जो दाहिने तरफ राइट की तरफ लेंगे और फिर इसी सर्विस लेन को पकड़ते हुए हमें सीधे चलना है। मतलब मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सड़कें थोड़ी ठीक तो हुई हैं, लेकिन यदि उसको नेशनल हाईवे के लिहाज से यदि जोड़ा जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वैशाली की महत्ता को जब तक सरकार, राज्य सरकार नहीं समझेगी तब तक आप अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट प्लेस नहीं बना सकते। क्योंकि जब प्रधानमंत्री इसी वैशाली के आधार पे अमेरिका में जाकर के यूएन में जब आप ये कह करके आए हैं कि हम दुनिया के पहले गणतंत्र हैं, तो आपको उस गणतंत्र की महत्ता पहले खुद समझनी होगी, तब आप दुनिया को बता पाएंगे। तो हम अभी चल रहे हैं सीधे वैशाली की तरफ लिए चल रहे हैं। आपको लगभग 12-13 किलोमीटर हम इसी तरह के रास्ते पे चलते आ रहे हैं। मतलब स्पेशली हमें वैशाली जाने के लिए इस तरह के रास्ते पे चलना है, साइड हट करके, शहर के मार्गों से, हाईवे से कट करके। और लगभग 12-13 किलोमीटर हमें और इसी तरह से जाना है, गांव से होते हुए। और बार बार रास्ते में कई जगह लिखा है भगवान बुद्ध की पुण्य भूमि, भगवान महावीर की पुण्य भूमि पर आपका स्वागत है। लेकिन सड़कें ठीक है, ग्रामीण सड़कें हैं, इस लिहाज से ठीक है सड़क। लेकिन वैशाली की महत्ता की दृष्टि से मुझे बार बार ये लगता है कि सरकार को इस रोड को डायरेक्ट शहर हाईवे से जोड़ना चाहिए वैशाली को। और इसके लिए गांव से होते हुए दुष्कर रास्ते से जाने के लिए टूरिस्ट बहुत आकर्षित नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। वैसे ग्रामीण सड़कों के हिसाब से कहा जाए तो ये सड़क बेहतरीन है, खास करके इस लिहाज से चूंकि हम वैशाली जा रहे हैं। इसीलिए हम खंडित कर करके आपको बार बार ये दिखा रहे कि किस तरह से आपको वैशाली जाने के लिए, ऐसा नहीं कि सड़क पर आप सीधे सड़क मार्ग पर आप चलते चले जाएंगे और अब वैशाली आप पहुंच जाएंगे। वैशाली दरअसल आज भी एक गांव है, और टूरिज्म के लिहाज से जिन्हें लगता है कि उस जगह को हमें जा करके देखना चाहिए, भगवान बुद्ध की पुण्य भूमि को, भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से यदि उसे देखा जाना चाहिए, तो इस लिहाज से उसे देखने के लिए आप जा सकते हैं और आपको जाना चाहिए। और सरकार, विशेष रूप से बिहार सरकार, भारत सरकार को भी इसकी महत्ता को समझना चाहिए कि वैशाली की महत्ता क्या है। तभी हम इसे टूरिज्म के लिहाज से दुनिया भर के टूरिस्ट को आकर्षित कर पाएंगे। वैशाली पहुंचने पर हम सबसे पहले पहुंचे विश्व शांति स्तूप। कहते हैं भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है ये,
और भगवान बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में यहीं पर उपदेश दिए। पर्यटन के लिहाज से जो कुछ भी किया गया है वो आप देख रहे हैं कि हालात क्या हैं। वैशाली हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के लिए भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है और यहीं हम आपको दिखाएंगे कैसे भगवान महावीर की ये जन्मभूमि है और भारतीय लोकतंत्र से इसका क्या वास्ता है। इतने सब तमाम चीज़ों को समेटे हुए है वैशाली। तो सबसे पहले यही वो बौद्ध स्तूप है। ये इसलिए इस याद में बनाया गया कि कर्म भूमि कहा गया है। अंतिम समय में जो भगवान बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में यहीं पर रहे, उसी की याद में ये विश्व शांति स्तूप है। कुछ टूरिस्ट दिख रहे हैं, आसपास के बच्चे हैं। सामान्यतः बहुत भीड़ भाड़ नहीं दिख रहा और आपको ये हालात दिख रहे होंगे कि क्या है। और ये दाहिने तरफ जो हिस्सा है वो भगवान बुद्ध के लिहाज से ही उसी उद्देश्य से है। ये वो तालाब है। इस तरफ वो जलाभिषेक तालाब है और ये विश्व शांति स्तूप। इसे कहा जा रहा है कि ये भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है। अंतिम समय, उनके जीवन के अंतिम समय यहीं बीते हैं। ये बुद्ध अपने ध्यान चिंतन अवस्था में, कहा जाता है कि यहीं उनका निवारण हुआ और इसीलिए इस शांति स्तूप तो बुद्ध के नाम पे कई सारे हैं, लेकिन इसीलिए ये जो भूमि है, ये त्रिपेक्षण लोग यहाँ करते हैं, मानने इसीलिए है कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम ज्ञान वैशाली में ही दिया। ये जन्म के लिहाज से उनके लिए याद में बनाया गया है। ये लिखा हुआ है जन्म। जापानीज भाषा में भी ये कहा जाता है कि जापानियों के सहयोग से इसका डेवलपमेंट हुआ, जो कुछ भी हुआ। शांति स्तूप का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति जब थे शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने किया था। यही जलाभिषेक तालाब है। जलाभिषेक तालाब मतलब इसी तालाब में एक समय में स्नान करके राजा को जब जलाभिषेक राजगद्दी पे सौंपने से पहले इसी तालाब में नहलाया जाता था। और इसी ढंग का ग्रिल चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये घिरा हुआ होता था कि इस तालाब में सिर्फ राज्याभिषेक हो सकता था और कोई भी आम आदमी इसमें स्नान नहीं कर सकता। ये बौद्ध स्तूप जो अभी हमने आपको बगल में दिखाया, उसके ठीक बगल में ये जलाभिषेक तालाब है। और जलाभिषेक तालाब से लगभग 2 किलोमीटर दूर है वो राजा विशाल का गढ़, जहाँ पर जो राजभवन हुआ करता था। इसी तालाब में, ये तालाब कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल तालाब है, और इसी तालाब में राजा का राज्याभिषेक होता था और उसके बाद उन्हें राजगद्दी पर बैठाया जाता था। अभी कहा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद थोड़ा सा टूरिस्ट यहाँ कम हुए हैं। वैसे भी सबसे जो हम चीज़ है कि टूरिज़्म के लिहाज से अभी भी बिहार ने बहुत कुछ सोचा नहीं है। इस जलाभिषेक तालाब का क्या मतलब है, इसे दुनिया को समझाने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि इस जलाभिषेक तालाब से स्नान करने के बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठता था वो लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये लोकतंत्र की भूमि है वैशाली, और इसी में स्नान करने के बाद लोकतंत्र के नायक सत्ता संभालते थे।
ये भूमि है जहाँ भगवान के अस्थि कलश रखे गए, भगवान बुद्ध के अस्थि कलश। मतलब ये जो सामने जलाभिषेक मंदिर हमने दिखाया, जलाभिषेक तालाब जो दिखाया, उसके ठीक सामने बगल में जो बौद्ध स्तूप था, जलाभिषेक तालाब के एक तरफ बौद्ध स्तूप जहाँ पर उन्होंने अंतिम अपना ज्ञान दिया था, भाषण दिया था। और ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर अस्थि कलश उनका, यहाँ पर अस्थि कलश का एक अंश रखा गया, इसीलिए इस भूमि को पुण्य भूमि कहते हैं। ये मूलतः जो जगह है, ये कहा जा रहा है कि ये भगवान बुद्ध की अस्थि कलश यहाँ पर स्थापित है। और ये जो हमने आपको बताया अभी, ये सामने जो भगवान की जो मूर्ति भगवान बुद्ध की है, वो इसलिए है कि एक प्रामाणिक रूप से मूर्ति यहाँ है। मूलतः जो अस्थि कलश है, वो अस्थि कलश उनका का एक अंश यहाँ रखा गया है। लेकिन आप हालात देखिए उस दृष्टि से कि जहाँ पर ये अस्थि कलश है, उसके आसपास का दृश्य क्या है। वैसे बारिश के कारण वर्तमान में हाल हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। ये यदि भगवान बुद्ध का जो अस्थि कलश यहाँ पर रखा गया उनके भक्तों के द्वारा, वो ये भूमि है जो आप देख रहे हैं। आगे हम जा नहीं सकते चूँकि स्थिति इस कदर बदतर है। ये आलम है। आमतौर पे जैसे मैंने बताया कि बहुत दुष्कर रहा मेरे लिए, यहाँ पहुँचना भी आसान बहुत ज़्यादा नहीं था। और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्टों के लिए तो तय सी बात है कि थोड़ी मुश्किल है। ये थोड़ा पार्क बनाया गया है और मूलतः जो हमने आपको घुमा करके दिखाया, ये यहाँ अस्थि कलश यहीं रखा गया था। भगवान बुद्ध का अस्थि कलश जो कई जगह रखा गया था, उसमें से एक जगह जो मूल जगह है वो ये है। 8 भाग में उनकी अस्थि को बांटा गया था। दूसरा भाग बाबा क्या है, अस्थि कलश है उनका? हाँ, बुद्ध का अस्थि कलश यहीं पर है। हाँ। कितने जगह आप बता रहे थे कि कितने जगह पे है उनका अस्थि? 8 जगह बताया। कहाँ है कुछ? हाँ, 8 जगह में एक प्रथम एक कोसी नगर में है, उसके बाद दूसरा वैशाली में है, तीसरा राजगीर में है, चौथा नालंदा में है, सम्राट और चंद्रगुप्त के, और पंचमा नेपाल में चल गया। उसके बाद कपिल वस्तु में गया, उनकी घर के इंडिया में कपिल वस्तु में गया। फिर उसके बाद श्रीलंका गया, नेपाल काठमांडू कहीं दिए, श्रीलंका गया। श्रीलंका के बाद आपका कलकत्ता, पुरानी राजधानी पहले कलकत्ता था, कलकत्ता गया। मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सब चीज़ें इतने जगह पर, तो लोग आते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? बहुत आते हैं। दरानी उसका तो 5000 रोज आता है। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी बंद हो गया कोरोना के लेके, तो नहीं आ रहा है। अब तो 5000 सुने कि 5 लाख बीजो फ्री कर दिया, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, डर से। डर से नहीं आ रहा है। अब चलेगा ही, सब चलेगा। कम से कम 500 आदमी यहाँ हमेशा रहता है, रुका हुआ, बैठा हुआ। ये अभी जो पानी वानी इस तरह से है, ये ऐसे रहता है हमेशा या फिर 3 साल 2 साल से हो गया, पर साल इन साल बारिश ज़्यादा होने के कारण? बहुत ज़्यादा। ऐसा बारिश कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। अंग्रेज के भी सरकार में नहीं हुआ, जो कि इसकी सरकार। तो जैसे हमने बताया कि ये 8 जगहों में से एक जगह है जो अस्थि कलश रखा गया भगवान बुद्ध का। उन 8 जगह पे में ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध ने अंतिम ज्ञान जो है इसी वैशाली में दिया था।
हम वैशाली में हैं। वैशाली अब जिला है मुजफ्फरपुर से अलग होकर के, लेकिन वैशाली का जो इतिहास है वो भारत में इतना गहरा इतिहास बहुत कम मिलता है। ये बौद्ध स्तूप है जो आप दूर देख रहे हैं। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम ज्ञान यहीं से दिया है, इसीलिए ये आखिरी बौद्ध स्तूप है। और ये सामने इस तरफ यदि हम आपको बाएं तरफ दिखाएं तो ये दूर यदि आपको दिख रहा होगा जापान और श्रीलंका के बौद्ध धर्मावलंबियों ने इस वैशाली के लिहाज से, वैशाली के पावन भूमि के लिहाज से, चूँकि वो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, इसीलिए इस जगह को उनके दर्शन के लिए जो श्रीलंका और जापान से लोग आते हैं वो मंदिर है, इस लिहाज से उसको श्रीलंका मंदिर और जापान मंदिर कहा जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध का जो अंतिम दर्शन उन्होंने दिया, अंतिम जो ज्ञान दिया वो इसी भूमि से दिया, इसीलिए इसकी बौद्ध गया के बाद इसकी महत्ता है। हमने आपको दिखाया कि कैसे पीछे एक वीडियो में कि कैसे वो यही जगह है, इसी ये तालाब है। और ये तालाब जैसा हमने कहा कि इस तालाब से राज्याभिषेक तालाब कहा जाता रहा है। राज्याभिषेक तालाब मतलब यहाँ पर जब राजा विशाल का ये गढ़ था, राजा विशाल के नाम पर ही वैशाली पड़ा, तो उस समय में ये चारों तरफ से जैसे है कि ये घिरा हुआ होता था, तो सिर्फ राजा ही इसमें स्नान कर सकते थे। इस तालाब में सिर्फ राजा स्नान, अब पर्यटन की दृष्टि से लोग नौकायन करते हैं, लेकिन अभी यदि आप इसको देखें तो ये वो एक ऐतिहासिक तालाब है जहाँ से कई राजा इस देश पर शासन करे। ये वो ऐतिहासिक तालाब है जहाँ से डेमोक्रेटिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए राजाओं का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद इसकी महत्ता इस लिहाज से भी है कि यहाँ हम आपको दिखाएं, ये मूर्ति जो है ये वो बिजली प्रसाद सिंह जी की है। ये समाधि स्थल है उनकी, यहाँ पे समाधि दी गई है, इसीलिए समाधि स्थल है। इनकी महत्ता इसलिए है कि हम आपको सड़क के उस तरफ दिखाएंगे। टिकट काउंटर है और यहाँ से आप 10 रुपये का टिकट लेकर के आप अंदर आ सकते हैं। और यहाँ जो संग्रहालय है, ये संग्रहालय मूलतः, इस संग्रहालय में भी आप देखेंगे जो, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी मना है, इसलिए हम आपको वो चीज़ नहीं दिखाते। यहाँ से 10 रुपये का टिकट आप लेकर के इसके अंदर जा सकते हैं। ये सामने पुरातत्व संग्रहालय भारत सरकार की तरफ से है। और इस संग्रहालय में जो कुछ भी है, इस संग्रहालय में भी हम आपको दिखाएं, इस संग्रहालय में जो कुछ भी है वो आपको सामान्यतः किसी संग्रहालय में नहीं मिलेगा। कि जिस तरह से इस संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम वैशाली है, ये भारत सरकार की तरफ से है। इस म्यूजियम में जो कुछ भी हमें देखने को मिला, 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मूर्तियाँ, और कमाल की बात यह है कि उन मूर्तियों के कई मूर्ति ऐसे हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति हैं। पंचमुखी भोले बाबा की चौमुखी मूर्ति है, उसके सर काटे गए हैं। कई जगह ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से खिलजी के दौर में, बख्तियार खिलजी के दौर में इसी इलाके में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ, उसी को संजो कर रखा गया है। गुप्त काल के सिक्के आपको यहाँ मिलेंगे, वो दुर्लभ सिक्के मिलेंगे आपको। मात्र 10 रुपये इस संग्रहालय में एंट्री फीस है। और इस संग्रहालय के अंदर जाकर के आप भारतीय पुरातत्व, और न सिर्फ भारतीय पुरातत्व, उस दौर के भारत के गौरव को आप समझ सकते हैं। इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। वैशाली आना महत्वपूर्ण क्यों है? दुष्कर तो है, वैशाली अब एक जिला है, बेसिकली एक गांव है, राजा विशाल का गढ़ रहा है, लेकिन लोकतंत्र की भूमि है, भगवान बुद्ध की कर्म भूमि और भगवान महावीर की जन्मभूमि के साथ इस संग्रहालय की अपनी महत्ता है। अब वैशाली में हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ बहुत दिनों से हमारी लालसा थी वहाँ पहुँचने की। ये लोकतंत्र की जननी, दुनिया में गणतंत्र का जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ से भी हम टिकट लेंगे और उसके बाद टिकट लेके अंदर हम जाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे महत्ता क्या है। कितने का टिकट है? 2 दिन।
हमने 25 रुपये के 2 टिकट लिए हैं और अब इसके बाद हम अंदर वहाँ जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वैशाली में इसकी क्या अहमियत है, क्या महत्ता है वैशाली की और क्या कुछ है इसके अंदर भी। राजा विशाल का गणराज्य यहीं से चलता था और ये ऐतिहासिक क्यों है, इसे समझने की, इसे खुली आंखों से देखने की बड़ी लालसा थी। जब खुद ये अवसर मिला तो हमने सोचा कि आप सब साथियों के लिए भी इसकी महत्ता को बताएं। कहते हैं कि कई जगह के राजाओं के द्वारा सामूहिक रूप से वैशाली से पर के माध्यम से पूरे देश पर शासन तंत्र चलता था ताकि विदेशियों के आक्रमण से भारत को बचाया जा सके। और ये जो आप अलग अलग बैठने की जगह देख रहे हैं, ये राजाओं के बैठने की जगह थी। मतलब यहाँ से तर्क वितर्क चलता था, गणराज्य जो है यहाँ से चलता था। ये सामने अशोक स्तंभ है। इस अशोक स्तंभ की महत्ता इसलिए है कि सम्राट अशोक जब कलिंग विजय करके आए थे, कलिंग विजय के आने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, भगवान बुद्ध के अनुयायी बने थे। तो यही वो जगह है चूँकि वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम ज्ञान दिया, इसीलिए इसी जगह पे सम्राट अशोक ने ये अशोक स्तंभ बनाया। और ये अशोक स्तंभ में जो आपको शेर दिख रहा है, ये बेसिकली ये अशोक स्तंभ से आपके जो तिरंगा में वो यहाँ से नहीं लिया गया है, मगर ये प्रतीक इस चीज़ का है कि भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय गणराज्य का प्रतीक है। और ये खंडहर नुमा जो आपको ये पूरा दिख रहा है, ये अद्भुत, ये दिव्य जगह है। दरअसल ये पूजनीय जगह इस लिहाज से भी है क्योंकि अभी हम हमेशा कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, क्योंकि पॉपुलेशन में हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और चीन हमसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, मगर लोकतंत्र वहाँ नहीं है। लोकतंत्र भारत के अलावा, भारत के साथ आज़ाद हुए किसी देश ने इतने लंबे समय तक कायम नहीं रखा। हम लोकतांत्रिक दृष्टि से सुदृढ़ इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास वैशाली है, ये प्रामाणिक जगह है। और अभी हाल ही में यूएन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो यूएन में उन्होंने जो कहा कि हम दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र हैं, और दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र जब प्रधानमंत्री ने कहा तो इसका कारण यही है। उसका कारण ये है कि यही वो लोकतांत्रिक भूमि है। ये गणतंत्र मतलब बेसिकली संवैधानिक रूप से कैसे सिस्टम चलता है, कैसे मिल करके जनता के प्रतिनिधि के रूप में लोग यहाँ बैठते थे। ये जगह जो आपको दिख रहा है, ये मंच, ये अलग अलग जो है, ये अलग अलग राजाओं के बैठने का जगह है, चुने हुए प्रतिनिधियों का बैठने का जगह है। और चुने हुए प्रतिनिधि के साथ साथ इसकी महत्ता ये है कि एक संविधान के लिहाज से, एक कानून के लिहाज से, एक व्यवस्था के लिहाज से यहाँ से शासन चलता था। और ये मिथिला से लेकर के ब्रज तक ये पूरा इलाका है, कहा जाता है कि पूरे अलग अलग क्षेत्र से लोग, ताकि बाहरी आक्रमण से भारत को बचाया जा सके, उस दौर में इस तरह से ये अपनाया गया था। और ये चारों तरफ आपको ये दिख रहा है, ये जगह है, सन्नाटा है, खालीपन है। इसलिए भी खालीपन है क्योंकि इसकी महत्ता को कभी समझा नहीं गया है। इसकी महत्ता को ना तो बिहार सरकार ने समझा है अब तक, ना ही केंद्र की सरकार ने समझा है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप कैसे अपनी पूंजी को, अपने इतिहास को संजो करके रखें, इसकी कैसे महत्ता है, ये कैसे ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि आप जब वैशाली आते हैं, वैशाली, कमाल की बात यह है कि मैं
वैशाली जो मुज़फ़्फ़रपुर से अलग होकर के एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना, उसी मुज़फ़्फ़रपुर में का निवासी हूँ। लेकिन कभी भी हमारे मन में भी ये नहीं आया कि वैशाली को नज़दीक से देखा जाए, आया जाए। दरअसल ये एक गांव है वैशाली, राजा विशाल का गढ़, और राजा विशाल के इस गढ़ में ही ये जो ऐतिहासिक प्रमाण है, राजा विशाल के नाम से ही ये वैशाली पड़ा। अलग अलग मान्यताएं हैं। जब बौद्ध काल आया तो फिर इससे इसका जुड़ाव बौद्ध से हुआ। ये तमाम जो आप दिख रहे हैं, ये कुर्सी शिला जो दिख रहा है आपको, ये तमाम चीज़ें इस बात के प्रमाण हैं कि किस तरह से यहाँ से दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र चलता था और इसकी क्या महत्ता है। हम इसीलिए बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं इसे नज़दीक से देखूं, इसे छू करके महसूस करूं, इसे मैं फील कर सकूं, इसे मैं समझ सकूं कि क्या है ये, मैं इसे समझ सकूं कि कभी इतिहास में कभी इस पर बैठ करके हमारे गणतांत्रिक प्रतीक के रूप में इन सब मंच से, ये बेसिकली ये एक कुर्सी है जिस पे बैठते थे वो, और अलग अलग प्रतिनिधि जो हैं, अलग अलग राज्य के प्रतिनिधि जो हैं यहाँ बैठ करके एक शासन व्यवस्था यहाँ से चलाते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि रिपब्लिक, हम फर्स्ट रिपब्लिक इसीलिए हैं क्योंकि इसका प्रमाण हमारे पास यही है। सम्राट अशोक जब कलिंग जीत करके आए और जब वहाँ खून खराबा हुआ जिससे उनका मन जो है विचलित हुआ और उसके बाद युद्ध को उन्होंने त्यागा, बौद्ध को अपनाया, उसी प्रतीक के रूप में ये जो है बौद्ध स्तंभ है, अशोक स्तंभ जिसे हम कहते हैं, ये अशोक स्तंभ है जो दिखा रहा है कि किस दिशा की तरफ हमें जाना है। पीछे इसका जो है वो बौद्ध स्तूप है, अब हमें उत्तर की तरफ जाना है। ये पूरी तरह से इस चीज़ का प्रतीक है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से दुनिया को इसे पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया भर के लोग आ सकें और इस आसपास के लोगों को पर्यटन की दृष्टि से रोजगार मिल सके। यदि इस वैशाली के महत्ता को इस दृष्टि से समझा जा सके तो बिहार में इस जगह को कम से कम पर्यटन के लिए बहुत मजबूती के साथ डेवलप किया सकता है। और मेरा विशेष रूप से पक्ष इसी बात को लेकर के है, इतना अनमोल धरोहर यदि भारत के पास है तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस चीज़ को लेकर के, जिस तरह से वो राजगीर के लिए जिस तरह से वो गंभीर हुए हैं, वैशाली के लिए भी उन्हें गंभीर होना चाहिए ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हमारे पास वैशाली है और वैशाली की महत्ता क्या है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा क्योंकि लोग वैशाली आते हैं, इसे देख करके चले जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य से इसे समझने की ज़रूरत है कि वैशाली हमारे लिए, भारत के लिए क्यों ज़रूरी है, भारतीय लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं, हम दुनिया में क्यों सबसे पुराने लोकतंत्र अपने आप को कह सकें। हम जो अक्सर कहते हैं कि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र कैसे हैं, इसका गवाह ये वैशाली है। ये प्रतीक है, ये भारतीय डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक मजबूत पिलर है जिसका सम्मान यदि हम करेंगे तभी दुनिया करेगा। और बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, इसको ज़रूरत है कि पूरी दुनिया इस चीज़ की, इसकी गहराई की, इसके लोकतंत्र की गहराई को समझ सके। बहुत धन्यवाद।
हूँ।